राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। तो आज है हमारा डे 6 ऑफ टारगेट PGIMS सीरीज़। और अभी देखो, अभी मैंने 2 दिन वीडियो नहीं डाली थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि दी आज वीडियो क्यों नहीं आई, आज वीडियो क्यों नहीं आई। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि मेरा इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम है और प्रैक्टिकल है, जिस वजह से 2 दिन वीडियो नहीं आ पाएंगी। तो उन्हीं 2 दिनों को कंपनसेट करने के लिए हमने 2 दिन नहीं किया, बट आई होप जो मैंने चीज़ें आपको बोली थी वो आपने कर ली होंगी। तो उन 2 दिनों को कंपनसेट करने के लिए अब जो अगले 2 दिन होने वाले हैं, मीन्स डे 6 और डे 7, उसमें हम 30 क्वेश्चंस नहीं करने वाले, बल्कि जैसे हम हर सब्जेक्ट में 10-10 क्वेश्चंस कर रहे थे। फिज़िक्स के 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 10 एंड बायो के 10। तो इन 2 दिनों में हम 5-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेंगे पर सब्जेक्ट। फिज़िक्स के 15, केमिस्ट्री के 15 और बायो के 15। ठीक है, 2 दिन करेंगे ये काम, ताकि आपके जो पिछले 2 दिन का गैप रहा है वो कंपनसेट हो जाए। ठीक है, और पर डे 10 करते हैं, तो आगे भी मैं कोशिश करूँगी 4 दिन ये चीज़ रहे, ताकि वो चीज़ आपकी बैलेंस हो जाए। ठीक है, और वही एक बार फिर याद दिला देती हूँ, जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है वीडियो को पॉज करके खुद आंसर सॉल्व करने की कोशिश करनी है क्वेश्चन को। और अगर क्वेश्चन नहीं आता तो पूरी एक्सप्लेनेशन सुननी है। उसके साथ ही जब कोई क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, तो गलत हो रहा है या सही हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अगर आपको बाकी के 3 जो ऑप्शन बच गए, जैसे एक करेक्ट है तो बाकी के 3 उसका आंसर इनकरेक्ट क्यों है, ऑप्शंस इनकरेक्ट क्यों हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस। टोटल 15 क्वेश्चंस हम करेंगे, जिनमें आपको साथ साथ खुद को इवैल्यूएट भी करना है, और वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट्स में अपने स्कोर भी बताना है कि आपने कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चन आपके सही किए। ठीक है, हर क्वेश्चंस के लिए +1 मार्क्स, लाइक 15 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो जितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं उनके लिए +1 देना है, और जो क्वेश्चन गलत होता है उसके लिए कुछ नहीं, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती एग्जाम में। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बायोलॉजी से। फर्स्ट क्वेश्चन इज MTPs आर कंसिडर्ड सेफ अप टू हाउ मैनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। MTP की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, आपसे पता होनी चाहिए, तो सभी को पता भी होगी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, अबॉर्शन नाम से भी जिसे हम जानते हैं। तो वो किस प्रेगनेंसी के किस वीक तक सेफ मानी जाती है। तो देखो, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है, अबॉर्शन होता है, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सेफ होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, देखो प्रेगनेंसी 9 मंथ की होती है ह्यूमंस के अंदर, फीमेल के अंदर। तो उन 9 मंथ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एक सेकेंड ट्राइमेस्टर, एक थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब है पहले 3 मंथ, सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब अगले 3 मंथ, 3 से 6, और थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब 6 to 9। ठीक है, टोटल 9 मंथ होते हैं। अब सेफ किस टाइम पीरियड तक होते हैं, कितने वीक पूछा है इसने, तो अगर मंथ होता तो लिखते हम 1 से 3 मंथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, बट अब हमें ये देखना होगा 3 मंथ के अंदर कितने वीक होंगे। एक मंथ के अंदर 4 वीक होते हैं, तो 3 में कितने होंगे, 12। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा अपना करेक्ट, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP इन द ईयर। जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उसने कब लीगलाइज्ड किया था MTP को, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मीन्स अबॉर्शन को। तो देखो, पहले ये बैन थी, बट कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पे, लाइक रेप केस हो गया, या फिर कुछ अदर, लाइक मदर को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, या फीटस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, कोई डिसऑर्डर हो सकता है, तो उस वजह से कुछ स्पेसिफिक रीजंस थे जिसकी वजह से उसे लीगलाइज्ड कर दिया गया था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को। तो वो किस ईयर में किया गया था, तो वो किया गया था 1971 में। ठीक है, इंडिया के अंदर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज STD। STD मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज that is या are
नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल, तो कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं जो पूरी तरह से क्योर नहीं की जा सकती। इनमें से वो कौन सी हैं? साइफिल्स, जेनाइटल हर्ब्स, साइफिल्स या HIV और जेनाइटल हर्ब्स, या साइफिल्स और HIV इन्फेक्शन। तो देखो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, लाइक एड्स हो गया, साइफिल्स, गोनोरिया, जेनाइटल वर्ट, जेनाइटल हर्पिस, ठीक है। तो इनमें से कुछ डिजीज़ ऐसी होती है जिन्हें हम क्योर नहीं कर सकते। मैंने ये याद की थी HHH से, ठीक है, जिसमें फर्स्ट H किस लिए होता है? HIV, जो एड्स होता है वो नॉन क्योरेबल है, और सेकंड H हर्पिस के लिए, ठीक है, और थर्ड H किस लिए होता है वो आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। तीसरे कौन सी डिजीज आएगी? तो गिवन ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट कौन सा होगा? ऑप्शन सी, H। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इनमें से कौन सा कॉज नहीं है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का? नोट बताना है, ठीक है। ऑप्शंस आर डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज, कीपिंग एनिमल्स इन जूलॉजिकल पार्क्स और ओवर एक्सप्लॉयटेशन। देखो, इसमें जो ऑप्शंस हमें गिवन है उनके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के कॉजेज क्या क्या हैं। NCERT में 4 कॉजेज गिवन है। फर्स्ट है फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, ठीक है, जिसका सेम मतलब है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। तो ऑप्शन फर्स्ट तो हमारा हो जाएगा कॉज। इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज, ये भी एक कॉज है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। और एक होता है हमारा को एक्सटिंक्शन, ठीक है, तो वो नहीं दे रखा ऑप्शन में। कीपिंग एनिमल्स इन जूलॉजिकल पार्क, जब हम एनिमल्स को जूलॉजिकल पार्क में रख रहे हैं इसका मतलब हम उसकी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से बचा रहे हैं उसको, ठीक है। और इसने ये बोला है नॉट अ कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो ये तो कॉज नहीं है इनमें से, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी, ये नहीं है इसका कॉज। ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का कॉज है। 4 कॉजेज है, वो याद रख लेना, टिप्स पे होने चाहिए। फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज और को एक्सटिंक्शन और ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। इनके अलावा कोई सा अलग दिख जाए इसका मतलब वही ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सटिंक्शन ऑफ पैसेंजर पिजन वॉज ड्यू टू। जो पैसेंजर पिजन का एग्जाम्पल दिया हुआ है NCERT में, वो उसका एक्सटिंक्शन का रीज़न क्या था? इंक्रीज नंबर ऑफ प्रीडेटरी बर्ड्स, ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, या बर्ड फ्लू वायरस इन्फेक्शन। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा रिपीटेड है और आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन याद होगा। किसकी वजह से एक्सटिंक्ट हुआ था ये? ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। देखो, NCERT में जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस दिए हुए हैं, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस 4 दिए हुए हैं, अभी बताए थे मैंने नाम। इन चारों के लाइक फ्रेगमेंटेशन और इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज, को एक्सटिंक्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इन चारों के एग्जाम्पल्स भी गिवन है NCERT में, ठीक है। तो NCERT में जितने भी एग्जाम्पल इनके गिवन है वो कर लेना, अच्छे से कर लेना, क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए जो आपको याद ना हो। और अगर है ऐसे तो एक काम करना, जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाला कॉज है, कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वो चीज़ पढ़ लेना और एक पेज पे सारे एग्जाम्पल लिख लेना, समझ लेना, ठीक है, याद कर लेना। एंड देन आएगी बेसोफिल्स, ठीक है। तो ये इनका ऑर्डर होता है, सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, ये ऑर्डर याद रख लेना, ठीक है। जैसे जैसे इस तरफ जाएंगे तो डिक्रीज होगा। इससे भी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पूछ लेंगे मोस्ट अबेंडेंट कौन सी है इनमें से, सबसे ज़्यादा कौन सी है? न्यूट्रोफिल, सबसे लिस्ट पे बेसोफिल्स, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना। और इसके अलावा NCERT में इनके हर एक के फंक्शन दिए हैं, तो हर एक के फंक्शन पता होने चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओवम इज असिस्टेड बाय रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? ये जो टेक्नोलॉजी होती है, डायरेक्ट स्पर्म इंजेक्ट कर देंगे हम ओवा में, ये स्पर्म है, इसको डायरेक्ट ओवा में इंजेक्ट कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? देखो क्या किया जा रहा है, स्पर्म का
ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं, इस टेक्नोलॉजी को इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और नेक्स्ट ऑप्शन ए की अगर मैं बात करूँ, GIFT, तो ये होता है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें गैमेट को ट्रांसफ़र करते हैं हम फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, और ZIFT जिफ्ट, इसमें क्या होता है, जाइगोट को ट्रांसफ़र करते हैं फैलोपियन ट्यूब में, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। और देखो, अगर आपसे ना ये क्वेश्चन फुल फॉर्म बेस्ड भी पूछे जा सकते हैं, लाइक आपको ZIFT दे दिया, इसकी फुल फॉर्म बताओ, तो ऑप्शन में पता है वो आपको कैसे कंफ्यूज कर सकते हैं। लाइक जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र है, सबको पता है, बट वहाँ पे आपको इंट्रा की जगह एक ऑप्शन में इंटर भी देखने को मिल सकता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको भी मार्क करके आएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम पे वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाती है इनमें से कौन सा ठीक हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए सारी डेफिनेशंस फुल फॉर्म अच्छे से कर लेना, इनकी भी सबकी डेफिनेशन पढ़ लेना। ठीक है, नहीं पता तो। वैसे मैंने आपको ऊपर ऊपर से तो ये बता दी क्या है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिव इफ यूज्ड विद इन। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं? कुछ एमरजेंसी ड्रग्स होती हैं, वो कब इफ़ेक्टिव होती हैं अगर वो यूज़ करी जाए। देखो, एमरजेंसी ड्रग्स कॉन्ट्रासेप्टिव्स की ज़रूरत किन्हें पड़ती है? जब कोई लाइक रेप केस वगैरह हो जाते हैं, तो उस टाइम पे एमरजेंसी ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बाद में पता चले कि प्रेगनेंसी हो गई है, तो उस अगर वो अनवांटेड प्रेगनेंसी है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो कब तक वैलिड होते हैं, कब तक इफेक्टिव होते हैं? 72 आवर्स ऑफ कोइटस, सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 घंटों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन आर सिक्रेटेड बाय। इन्हें कौन सिक्रेट करता है? इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल या मोनोसाइट? अभी बताया था। इनमें से पहले ये बताओ मेरे को कि ए ग्रेनुलोसाइट कौन सा है? अभी बताइए, जस्ट ट्रिक MLA से याद कर लो। ए ग्रेनुलोसाइट में क्या आएगा? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, तो कौन सा इनमें से? मोनोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा इसने? हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन, ये एलर्जी कॉज करता है, तो इनमें से कौन सा है जो ये इन्हें सिक्रीट करता है? तो जो बेसोफिल्स होता है, जिसका नंबर सबसे कम होता है, अभी बताया था ना, नेवर लेट मंकी ईट बनाना, तो ऑर्डर ये है, सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल एंड देन बेसोफिल। बेसोफिल का नंबर सबसे कम होता है, और यही क्या करती है? हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन को सिक्रीट करती है। ठीक है, याद रख लेना ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनिमल्स मेड अप ऑफ फॉरेन जीन थ्रू रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। जब हम एनिमल को, या फिर प्लांट भी हो सकता है, यहाँ पे प्लांट को किसी फॉरेन जीन रिकॉम्बिनेंट DNA से बनाते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, तो उस एनिमल को हम क्या बोलते हैं? तो देखो, जब ये प्रोसेस होती है, ये इस टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, तो इनमें ना जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए जाते हैं। जब हम किसी एनिमल के अंदर या किसी प्लांट के अंदर फॉरेन जीन इंसर्ट कर देते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से, तो जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसे जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अगर ये एनिमल है तो जेनेटिक मॉडिफाइड एनिमल, और नहीं तो प्लांट है तो प्लांट। ठीक है, और इसे हम इसके साथ ही और एक क्या चीज़ किस नाम से जानते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल या ट्रांसजेनिक प्लांट। ठीक है, क्योंकि उसके जीन में फॉरेन जीन इंसर्शन कर दी ना, तो इसलिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब इसके अलावा क्या क्या चीज़ें याद रखनी है आपको कि जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कौन सा बनाया गया है, कौन सा पढ़ना NCERT में दिया हुआ है? रोजी। ये किसका एग्जाम्पल है? ट्रांसजेनिक का होगा। कब किया था? 1997 में बनाई थी ये ट्रांसजेनिक। ठीक है, इसका अल्फा लैक्टल एल्ब्यूमिन नाम से प्रोटीन डाला गया था, इंसर्ट किया था। कितनी वैल्यू थी इसकी? 2.4 ग्राम पर लीटर। ठीक है, और बाकी ऑप्शन BT एनिमल्स ऑप्शन दे रखा है। BT एनिमल्स तो था ही नहीं, BT कॉटन था जो ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया था, जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट। ठीक है, BT कॉटन, उसका भी एग्जाम्पल याद रख लेना। और इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि जो गोल्डन राइस है, ठीक है, पढ़ा होगा, NCERT पढ़ी होगी तो ज़रूर, गोल्डन राइस से रिलेटेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लंग्स ऑफ द प्लैनेट ऑफ अर्थ। अर्थ का लंग्स ऑफ प्लैनेट किसे बोलते हैं? ऑप्शंस है टैगा फॉरेस्ट, टुंड्रा फॉरेस्ट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट या रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये क्वेश्चन आई होप किसी सिंगल स्टूडेंट का गलत ना हो। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन्स और सबको पता भी होगा अमेजोन रेन फॉरेस्ट आएगा। देखो ये ना ये भी कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस का ही एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? फ्रेगमेंटेशन वाले का। उसका पूरा एनसीईआरटी में कह रही हूँ कॉजेज वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वो यूँ का यूँ पढ़ लेना सारे, ठीक है। एग्जाम्पल जो कुछ भी है सब कुछ आपके टिप्स पे होना चाहिए। अगर नहीं पता ये वाला टॉपिक तो एनसीईआरटी उठाना अभी वीडियो ख़त्म होने के बाद, और ये चीज़ पढ़नी ही पढ़नी है। सारे एग्जाम्पल्स टिप्स पे होने चाहिए सबके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्टिव केमिकल ड्रग रेसरपाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। इसको किससे ऑब्टेन किया जाता है? ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइंस हैं। रोवोल्फिया WOFI है, रोवोल्फिया वोमिटोरिया, ठीक है, इससे ऑब्टेन किया जाता है। ये कहाँ पे मिलता है? हिमालयन रीजन में मिलता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा अपना? इन्होंने सिर्फ रोवोल्फिया दिया तो यही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे वोमिटोरिया भी अगर आ जाता है तो वो भी ठीक है, ठीक है। पूरा नाम इसका यही है, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड इन रियो डी जेनेरो इन 1992। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कब हुआ था, तो ये ईयर भी याद रख लेना, 1992 में हुआ था। तो इसे किस नाम से जानते हैं? नॉन एज सिटीज़ कन्वेंशन, द अर्थ समिट, G16 समिट या मैब प्रोग्राम नाम से जानते हैं। तो इस नाम से भी नहीं जानते, सिटीज़ कन्वेंशन भी नहीं था। अब इसको किस नाम से जानना था? अर्थ समिट नाम से, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, याद रख लेना, ईयर भी याद होना चाहिए। इसके अलावा एनसीईआरटी में एक चीज़ और दी है, जो इसके अलावा कौन सा प्रोग्राम दिया है वो आप मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। और जिस स्टूडेंट को ये नहीं पता है तो वो एक बार ये वाला टॉपिक भी एनसीईआरटी से कर लेना, ठीक है, जिसमें लास्ट चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है ना इसके बारे में, अर्थ समिट के बारे में, रियो डी जेनेरो का सारा कुछ, वो पढ़ लेना एक बार। ईयर जो जो दे रखे हैं और जो कुछ भी है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैव। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के पास क्या होते हैं इनमें से? 23 पेयर ऑफ ऑटोजोम्स, 22 पेयर ऑफ ऑटोजोम्स, 46 पेयर ऑफ क्रोमोजोम या 12 पेयर ऑफ क्रोमोजोम। तो बस ऑप्शन को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है, सबको पता होगा। नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, बट ये 46 पढ़ते ही आंसर सी मत मार्क कर देना, इसने 46 पेयर बोला है क्रोमोजोम के। अगर 46 टोटल है, एक पेयर में कितने होते हैं? 2 क्रोमोजोम, तो कितने पेयर हुए यहाँ पे? 23 पेयर। अब देखना ऑप्शन में है कहीं 23 पेयर ऑफ ऑटोजोम्स, और क्रोमोजोम में फ़र्क होता है, ठीक है। क्रोमोजोम में 2 तरह के क्रोमोजोम आते हैं, एक तो होता है ऑटोजोम्स, एक होता है सेक्स क्रोमोजोम्स, ठीक है। ऑटोजोम्स का मतलब जो बाकी बॉडी के अदर फीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, इंक्लूडिंग सब कुछ, मतलब इसमें सब कुछ आ जाएगा, आपकी जितने भी जनरल फीचर्स होते हैं ना फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड, वो सब ऑटोजोम्स कंट्रोल करते हैं। जो कितने होते हैं नंबर में? 44। टोटल कितने हैं? 46 क्रोमोजोम, जिनमें से 44 होते हैं ऑटोजोम्स, मतलब 22 पेयर्स। दो हैं, वो कौन से होते हैं? सेक्स क्रोमोजोम, ठीक है। जो मेल के अंदर क्या होता है? XY, और फीमेल के अंदर XX होते हैं, ये होते हैं सेक्स क्रोमोजोम, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी पर्सन के जेंडर के लिए, कि वो मेल है या फीमेल है, वो किसकी वजह से? सेक्स क्रोमोजोम की वजह से होता है। तो सेक्स क्रोमोजोम का पेयर कितना है? 1, ठीक है, और नंबर पूछा जाए तो 2। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑटोजोम्स की अगर मैं बात करूँ तो टोटल कितने थे?
44 और पेयर में बोलूँ तो 22। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है इसमें? 22 पेयर ऑफ ऑटोजोम्स। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बाकी जो ऑप्शन दिए थे, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार ध्यान से पढ़ के करना था बस क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। बाकी अब उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, देन मेल एंड फीमेल सेक्स क्रोमोसोम्स में, ठीक है, एक्स फीमेल में से एक जाएगा, एक मेल में से, फीमेल में से एक ही जाएगा, ये जाए एक ही बात है, एक्स ही जाएगा। मेल में से अगर एक्स जाता है तो क्या बनेगा, फीमेल, एक्स मिलके फीमेल बनाएगी। अगर वाई जाता है तो मेल बनेगा, ठीक है। और मेनली मैन पे ही डिपेंड करता है, मैन की तरफ से, मेल जेंडर की तरफ से जो सेक्स क्रोमोसोम जाएगा वही डिसाइड करेगा जाइगोट का सेक्स, ठीक है, कि वो मेल होगा, जेंडर मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये मैन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, अब मैं आपको एक छोटा सा काम दे रही हूँ। देखो, मोस्टली स्टूडेंट्स को ये चीज़ याद होगी, बट अगर आपको ये चीज़ याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अब कर लेना, ठीक है। मैं अगर जिन को ये चीज़ याद है तो वो इस क्लिप के थ्रू रिवाइज कर लेना, अदरवाइज जिनको याद नहीं है वो वीडियो को ख़त्म होने के बाद इस चीज़ को अभी मैं समझा रही हूँ समझ लेना, उसके बाद याद कर लेना, ठीक है, नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको अलग से रिवाइज करवा रही हूँ। हमारे बायो के 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं। उसके बाद अब मैं 2 टॉपिक आपको बता रही हूँ, ठीक है, शॉर्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी, और जो आपको याद करनी होगी, याद करने वाली होगी, वो मैं आपको साथ साथ बता दूँगी, ठीक है। देखो टॉपिक क्या है, एक तो ये वाला इंटरेक्शन वाला, कि ये इंटरेक्शंस के, या एक तो आपको ये याद होना चाहिए कि इसमें क्या होता है। हमारे टाइम पे भी क्वेश्चन पूछा गया था म्यूचुअलिज्म वाला। इसमें अगर दोनों का प्रॉफिट हो रहा है, प्लस मीन्स प्रॉफिट, माइनस मीन्स लॉस, और अगर जीरो है मतलब कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा, जब दोनों का प्रॉफिट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म। डेफिनेशन भी आनी चाहिए, और एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स है वो भी आपको याद करना है। नेक्स्ट, कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में एक का फ़ायदा होता है, एक को कोई अफेक्ट नहीं होता, 2 स्पीशीज़ हैं। प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, दोनों पी से शुरू होते हैं, याद रखना दोनों का सेम होगा, एक को फ़ायदा होगा, एक को नुकसान होगा, ठीक है। और कंपटीशन में दोनों का नुकसान होता है। और अमेंसलिज्म की बात करूँ तो एक का लॉस होगा और एक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये सब आपको याद होनी चाहिए। उसके साथ ही एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल्स हैं वो सारे याद करोगे, याद करने ही हैं। अगर याद हैं तो अभी वीडियो को पॉज करो, साथ में कॉपी लो साइड में, और सबके एग्जाम्पल लिखो, और फिर एनसीईआरटी से मैच करना, ठीक है। साथ साथ अपना इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है, तक इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा आपकी कमी कहाँ रह रही है। वो चीज़ रिवाइज करो, अभी टाइम है, कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट, एक ये वाला टॉपिक, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को, एनिमल को अपने उसके नेचुरल हैबिटेट में रख के उसकी प्रोटेक्शन करते हैं, उसे एक्सटिंक्ट होने से बचाते हैं, तो उसे हम इन सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। एक्स सीटू में इसका अपोजिट होता है, वहाँ पे हम एनवायरनमेंट से बाहर ले जाके किसी बाहर के एनवायरनमेंट में उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं, वो एनवायरनमेंट देते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स करने आपको, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर सेंचुरीज, हॉटस्पॉट, स्कैर्ड ग्रुव्स इन सीटू के हैं। जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल पार्क, टिश्यू कल्चर, IVF, सफारी एंड पोलन बैंक, ये सारे किसके हैं, एक्स सीटू के। ये टिप्स पे होने चाहिए आपके, ठीक है। ये तो हम बायो के कंप्लीट क्वेश्चंस जितने हमें आज करने थे, मीन्स 50 क्वेश्चंस हम बायो के कंप्लीट कर चुके हैं, 15 क्वेश्चन सॉरी। और इनमें से आपके कितने करेक्ट है वो भी आई होप आपने साथ साथ इवेल्युएट कर लिया होगा, और जो कमी रही है इन क्वेश्चंस में वो देख लेना, एनसीईआरटी से पढ़ लेना। उसके अलावा जो चीज़ें मैंने बोली है, जहाँ से एग्जांपल बोल रहे हैं, जहाँ से जो कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, लाइक ये न्यूट्रोफिल्स वगैरह के जो फंक्शन बोले थे, वो सब भी जो चीज़ें बोली है वो पढ़ लेना एनसीईआरटी से, ठीक है। अगर आती हैं तो साथ साथ बोल के देखना कि इस चीज़ तुम्हें ये चीज़ याद है या नहीं है। कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमने वो चीज़ पढ़ी हुई होती है, बट जब वो चीज़ याद करने का टाइम आता है तो वो चीज़ नहीं याद आती। तो इसीलिए
एग्ज़ाम से पहले खुद का इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है। तुम्हें अभी पता चल जाएगा ना तुम्हारी कहाँ कहाँ पे कमी चल रही है या क्या चीज़ तुम्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो वो बेटर है कि तुम एग्ज़ाम में एकदम वो चीज़ फेस करो। ठीक है, तो इसीलिए साथ साथ खुद को इवैल्यूएट करते चलो, अपने मार्क्स साथ साथ लगाने हैं तुम्हें, इस चीज़ को हल्के में मत लेना। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं फिज़िक्स के क्वेश्चंस। आज जो हम फिज़िक्स करने वाले हैं उसके 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। उसके अलावा जो फिज़िक्स के हम क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करेंगे वो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस थ्योरी बेस्ड रखे हैं मैंने आज, क्योंकि इस एग्ज़ाम में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है मैं न्यूमेरिकल नहीं प्रैक्टिस करवाऊँगी, क्योंकि अभी ये सीरीज़ चलने वाली है, लंबी चलने वाली है, अभी तो फॉर्म भी रिलीज़ नहीं हुआ आपके। तो आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे थ्योरी बेस्ड रहने वाले हैं। कॉन्सेप्ट्स जो इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ना, वही फिनोमेना बेस्ड क्वेश्चंस या थ्योरी बेस्ड जिस टाइप के पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस रखे हैं मैंने। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना। ठीक है, बाकी आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो शुरू करते हैं फिज़िक्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्प्रिंग बैलेंस फोर्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो स्प्रिंग बैलेंस होता है वो किस पे वर्क करता है? तो बॉयल्स लॉ, हुक्स लॉ, बर्नौलीज प्रिंसिपल एंड पास्कल लॉ। इन सब की एप्लीकेशंस आपको पता होनी चाहिए। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ, बर्नौली प्रिंसिपल और पास्कल लॉ। ठीक है, तो स्प्रिंग बैलेंस जो है वो वर्क करता है हुक्स लॉ पे। देखो स्प्रिंग बैलेंस किस लिए क्या मेज़र करता है? वेट को मेज़र करता है। कैसे? स्प्रिंग में जितनी एक्सटेंशन हो रही है इट मीन्स उसका वेट उतना ही ज़्यादा है। और हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है, जितना ज़्यादा उस पर फोर्स लग रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक्सटेंशन के। एक्सटेंशन को मैंने एक्स से लिखा। ठीक है, अब ये फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा? के एक्स के। के क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रीज़न फॉर ऑयल राइजिंग इन द लैम्प वीक। लैम्प वीक क्या होते हैं? जो लालटेन होती है ना। अब इसके अंदर पूछा है ऑयल जो है वो अपने आप राइज अप करता है, उसका क्या रीज़न होता है? ऑप्शंस आर कैपिलरी एक्शन, डिफ्यूजन ऑफ ऑयल थ्रू वीक, ऑयल इज वेरी लाइट या सरफेस टेंशन। देखो इसका रीज़न होता है कैपिलरी एक्शन। अब कैसे, वो ध्यान से सुनना। कैपिलरिटी का मतलब क्या होता है? जो लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है फ्लो करने की, किसमें? बहुत नैरो स्पेस में, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, तो इसे हम बोलते हैं कैपिलरिटी। ठीक है, अब लैम्प वीक के केस में क्या होता है? जो फाइन पोर्स होते हैं इसके अंदर वो किसकी तरह काम करेंगे? कैपिलरीज की तरह। बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो कैपिलरीज की तरह काम करेंगे, और इस कैपिलरी एक्शन के वजह से क्या होगा? यहाँ पे ऑयल का राइज अप होगा अगेंस्ट ग्रेविटी, और इसी की वजह से क्या होगा? ये बर्न करेगा टॉप पे। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। पूरा फिनोमेना बता दिया मैंने, याद रख लेना। क्या रीज़न आएगा इसका? कैपिलरिटी एक्शन, कैपिलरी एक्शन। और कैपिलरिटी क्या होती है ये भी मैंने बता दिया, सिर्फ लिक्विड्स के अंदर देखने को मिलेगी आपको, बिना एक्सटर्नल फोर्स के जब मूवमेंट होगी। ठीक है, बहुत नैरो स्पेसेस में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए स्ट्रीमलाइन फ्लो, जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, ब्लैंक एट एवरी पॉइंट इन द फ्लूइड रिमेन्स सेम। जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है कुछ इस तरह से, उसके अंदर क्या है जो हर पॉइंट पे, फ्लूइड के हर पॉइंट पे सेम होगा? ऑप्शन आर फोर्स, प्रेशर, वेलोसिटी या स्पीड। तो देखो इसका करेक्ट आंसर होगा वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि जो देखो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है ये ऐसा फ्लो होता है जो बहुत स्मूथ होता है, रेगुलर होता है, फ्लूइड्स के अंदर देखने को मिलता है। जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होती है वेलोसिटी की, किसी भी गिवन पॉइंट पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, किसी भी गिवन पॉइंट पे वो पूरे टाइम में कांस्टेंट मिलेगी आपको। ठीक है, क्या कांस्टेंट होती है? वेलोसिटी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी। आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि इसका जो फ्लो होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो में, जो फ्लो होता है वो कैसा होता है? बहुत स्मूथ और रेगुलर होता है, और इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का किसी भी गिवन टाइम पे कांस्टेंट होता है पूरे में। ठीक है।
बट इसका ये मतलब नहीं है कि प्रेशर और फोर्स भी उस पर सेम लग रहे होंगे, तो बाकी इनकरेक्ट हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉट अ गुड कंडक्टर बताना है। ऑप्शन आर सॉइल, डायमंड, ग्रेफाइट एंड गोल्ड। तो देखो सॉइल की अगर मैं बात करूँ तो सॉइल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है अगर ये मॉइस्ट सॉइल हो, ठीक है। मॉइस्ट सॉइल क्यों कर सकती है, उसमें आयन प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, तो इसलिए वो कर सकती है। तो नॉट पूछा है, नॉट अ गुड कंडक्टर, सॉइल नहीं होती बट मॉइस्ट है तो हो जाएगी। डायमंड, डायमंड तो बिल्कुल ही नहीं होता। डायमंड किसकी फॉर्म है, कार्बन की, लेकिन इसके पास स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करता, सबसे बैड कंडक्टर है ये, ठीक है। तो इसका प्रेफरेंस इसी को देंगे। नेक्स्ट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, किस वजह से, क्योंकि इसके पास फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है। तो बट सबसे ज़्यादा कौन है, डायमंड। गोल्ड की अगर मैं बात करूँ तो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इनमें से अगर ये पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो गोल्ड करेक्ट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स इज कॉल्ड। लाइट का स्प्लिट होना अलग अलग कलर्स में, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। ये तो सिंपल है बहुत। डिस्पर्जन क्या होता है, ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें वाइट लाइट को स्प्लिट किया जाता है बहुत सारे कंपोनेंट्स में। क्या ट्रिक होती है इसे याद करने की, विबग्योर। वी क्या है, वॉयलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज और आर मीन्स रेड, ठीक है। ये क्या करता है, इसको अगर हम वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करवाएंगे तो ये इन कलर्स में स्प्लिट कर जाएगी, और ये इसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अलग अलग कलर क्यों दिखते हैं, क्योंकि वेवलेंथ के अकॉर्डिंग वो सेपरेट कर जाते हैं। लाइट बेंड करती है ना अलग अलग एंगल पे, तो वो इसकी वजह से, ठीक है। और इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीना हैज़ हाइपरमेट्रोपिया, व्हाट टाइप ऑफ लेंस विल बी द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट रिकमेंडेड टू करेक्ट हर विजन। क्या है उसको, हाइपरमेट्रोपिया। सबसे पहले पता होना चाहिए आपको हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है फोर साइटेडनेस, ठीक है। इट मीन्स जो पर्सन है वो दूर के ऑब्जेक्ट्स देख सकता है बट पास के उसे क्लियरली विजिबल नहीं होंगे, और इसको करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा लाइट रेज को और इमेज बनाएगा रेटिना पे। कनकेव का यूज़ होता है मायोपिया के केस में, ठीक है। नेक्स्ट बाईफोकल और प्रोग्रेसिव, इनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, बाकी ये जो दोनों है बाईफोकल और प्रोग्रेसिव, इनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जब किसी पर्सन को प्रॉब्लम होती है दोनों ही विजन देखने में, लाइक उसे ना पास का दिखाई दे रहा है ना दूर का दिखाई दे रहा है, तो उन इश्यूज़ को ठीक करने के लिए, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रेस बायोपिया, भी ये एज की वजह से भी होता है, तो इस केस में हम बाईफोकल और प्रोग्रेसिव का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चारों ही पता चल गया आपको। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कन्वेक्स। कनकेव मायोपिया के केस में, मायोपिया में क्या होता है, इससे ऑपोजिट होता है। मायोपिया के अंदर नियर साइटेडनेस होती है, मीन्स आपको पास का दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देता। बाईफोकल और प्रोग्रेसिव का बता दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर ऑफ लेंस इज -2.0 डायोप्टर, डी है ये, ठीक है। ये मैंने बोल दिया, चलो आपने वीडियो पॉज करके कर लिया होगा आई होप क्वेश्चन, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आए ना, वीडियो पॉज करके, मेरे क्वेश्चन बोलने से पहले ही वीडियो पॉज हो जानी चाहिए, आपको खुद सॉल्व करना है, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करनी है और फिर सॉल्यूशन सुनना है, ठीक है। हेयर डी स्टैंड्स फॉर, अभी बता दिया मैंने, अभी मैंने बोला था इसको -2.0 डायोप्टर, डी से क्या है, डायोप्टर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा अपना, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड क्या चीज़ें आपको जाननी है। ये जो डी है ये क्या है, पावर ऑफ लेंस की यूनिट होती है, ठीक है, जिसमें मेज़र की जाती है। पावर ऑफ लेंस को हम लिखते कैसे हैं, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f। एफ क्या है यहाँ पे, फोकल लेंथ, ठीक है, जो जनरली सेंटीमीटर में ली जाती है। आपको कई बार क्वेश्चन में मीटर में दी मिलेगी, तो उसको 100/f लिख देते हैं इसलिए फॉर्मूले में ही, ताकि ये चीज़ याद रहे, ठीक है।
और माइनस है, आप क्वेश्चन में -2.0 दे रखा है ना, तो इस नेगेटिव का मतलब क्या है, कनकेव लेंस का यूज़ हुआ है मायोपिया के केस। कौन सा केस है, मायोपिया का, नियर साइटेडनेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लिटरिंग ऑफ एयर बबल राइजिंग थ्रू वाटर। वाटर के अंदर कई बार वो वाटर बबल आता है ना, एयर बबल, और वो ग्लिटर करता है, वो उसका रीज़न पूछा है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, TIR जिसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी बोलते हैं, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है TIR का कॉन्सेप्ट, इस पे बेस्ड जितनी एप्लीकेशन है कमेंट में मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, जिसको पता है, मैंने प्रीवियस ईयर भी बहुत क्वेश्चन करवाए हैं इस पे, और हर वीडियो में बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है, TIR की एप्लीकेशन करके जाना अच्छे से। ठीक है, तो आज मैं आपको खुद दे रही हूँ ये काम कि इसकी जितनी एप्लीकेशंस आपको पता है वो कमेंट्स में बताना। जो TIR है, देखो इसमें क्या होगा, लाइट क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम। डेंसर क्या है, वाटर, और रेयर मीडियम क्या है, एयर। एयर कौन सी, जो बबल के अंदर वाली एयर है। ठीक है, तो वो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ लाइट ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा कंप्लीटली वाटर के अंदर। तो इस फिनोमेना को हम TIR बोलेंगे यहाँ पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यही रीज़न है कि जो ग्लिटरिंग या ब्राइटनिंग हमें दिख रही है बबल के आउटर साइड, ग्लिटरिंग जो दिखेगी वो उसका रीज़न है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज। जो प्लेन मिरर होता है उसके द्वारा जो बनाई गई इमेज होती है वो कैसी होती है हमेशा, वर्चुअल और इरेक्ट, रियल और इरेक्ट, रियल इन्वर्टेड, या वर्चुअल और इन्वर्टेड। देखो जो मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ वो सारी याद रख लेना। फर्स्ट, वर्चुअल इमेज बनेगी प्लेन मिरर की। ठीक है, हमेशा इरेक्ट होगी, लेटरली इन्वर्टेड होगी। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि देखना, अभी आप कभी प्लेन मिरर के सामने जिसमें हम अपनी इमेज देखते हैं उसके सामने कभी खड़े होकर देखना, वहाँ क्या होता है, हमें हमारा राइट साइड लेफ्ट दिखती है। लेफ्ट लाइक आप राइट हैंड उठाना मिरर में, जब आप देखोगे प्लेन मिरर में तो वो आपको सामने जो आपकी इमेज दिख रही है उसमें लेफ्ट दिखाई देगा। ठीक है, और जब अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाओगे तो राइट दिखाई देगा मिरर में, तो इसको हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। और एक क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी, सेम साइज़ की इमेज बनेगी और सेम डिस्टेंस पे बनेगी। ठीक है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी, इमेज वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, लेटरली इन्वर्टेड बनेगी, सेम साइज़ की होगी और सेम डिस्टेंस पे बनेगी। ठीक है, तो गिवन ऑप्शंस में से वर्चुअल, इरेक्ट, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल और इन्वर्टेड, कौन सा करेक्ट होगा अपना आंसर, ऑप्शन ए, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज बेस्ट सूटेड फॉर यूज इन अ सोलर कुकर। जो सोलर कुकर होता है उसमें कौन से टाइप का मिरर है जो बेस्ट है यूज़ के लिए, तो कौन सा आंसर जाएगा इसका, कनकेव मिरर। क्यों, क्योंकि जो कनकेव मिरर होता है सोलर कुकर में, ये क्या करता है, सारी रेज को एक पॉइंट पे फोकस कर देगा। जितनी भी पैरेलल रेज आएगी उन सबको एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देगा, और यही कंसंट्रेटेड पॉइंट क्या बनाएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस हीट हो जाएगी जिस वजह से फूड कुक होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी बताया था, प्लेन मिरर की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। ठीक है, एक बार खुद रिकॉल करने की कोशिश करो जो मैंने बताई थी। प्लेन मिरर में बताया था इमेज का जो साइज़ है वो बिल्कुल सेम बनेगा, और साइज़ के साथ साथ जो डिस्टेंस है वो भी सेम रहेगा। उसके अलावा और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, इमेज वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, लेटरली इन्वर्टेड बनेगी, सेम साइज़ की होगी, सेम डिस्टेंस की होगी। ठीक है, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको प्लेन मिरर की याद रखनी है। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी इसकी एक्सप्लेनेशन, और इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो गलत नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द ब्रिलियंट रेड लाइट, रेड कलर ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग सन इज़ ड्यू टू। देखा हमने, जो जब सूरज निकलता है और छिपता है उस टाइम कलर कुछ रेडिश होता है, तो उसका रीज़न पूछा है इसने, स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन या डिस्पर्जन। तो देखो इसका करेक्ट रीज़न होता है स्कैटरिंग। अब वो कैसे स्कैटरिंग, देखो सनराइज़ और सनसेट की अगर मैं बात करूँ तो जो सन से रेज आ रही है उन्हें बहुत लंबा रास्ता तय करना होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। तो जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है जिनकी, लाइक कौन से कलर, ब्लू और वॉयलेट, ये जो कलर्स होते हैं ये एटमॉस्फेयर में ही जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनसे स्कैटर हो जाते हैं। लेकिन जो लॉन्गर होती है जिनकी वेवलेंथ, जैसे रेड और ऑरेंज, देखो विबग्योर किया था ना ट्रिक से, तो जो शुरू वाले कलर्स होते हैं जिनकी वेवलेंथ कम होती है वो एटमॉस्फेयर में जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं में स्कैटर हो जाते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूँ जैसे ऑरेंज और रेड, इनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो ये हमारी आइज़ तक लाइट की रेज को क्रॉस करती हुई, लाइट की रेज के थ्रू हमारे आइज़ तक आती हैं, पहुंचती हैं, जिनकी वजह से हमें जो सन है, सनसेट टाइम पे और सनराइज टाइम पे कैसा दिखाई देता है, रेडिश कलर का। ऑरेंज और रेड आती हैं तो कुछ रेडिश कलर दिखाई देता है अपने को, ठीक है। इसका रीज़न क्या था, स्कैटरिंग, और पूरा फिनोमेना मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट हिल स्टेशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी। हिल स्टेशंस की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो कैसा होगा, सेम सी लेवल के अकॉर्डिंग, लेस होगा उससे, मोर होगा, या इक्वल टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, देखो क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड पे जैसे हिल स्टेशन है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है किसकी कंपैरिजन में, सी लेवल की कंपैरिजन में। अब बॉइलिंग पॉइंट किसी टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, वो टेम्परेचर जिस पे जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो उसे हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम है। अब इसका मतलब जो वाटर है वो बॉईल करेगा 100 डिग्री सेल्सियस से लोअर टेम्परेचर पे, और यही रीज़न है जो इस हिल स्टेशंस पे कुकिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। और अगर कुकिंग जल्दी करवानी है तो यहाँ पे प्रेशर कुकर का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी, लेस देन दैट ऑफ सी लेवल। सी लेवल की कंपैरिजन में क्या होगा, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज एट हाई एल्टीट्यूड। फिर वही पूछा है कि बॉइलिंग पॉइंट क्यों डिक्रीज करता है हाई एल्टीट्यूड पे, अभी बताया था रीज़न, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। अभी ये जो पूरा ऊपर फिनोमेना एक्सप्लेन किया था वही होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज अ फाउंटेन पेन लीक इन द एयरप्लेन फ्लाइंग एट अ हाइट। कोई किसी हाइट पे एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, अब उसमें अगर जो फाउंटेन पेन है वो लीक करता है, क्या रीज़न होता है उसका, अभी बताया मैंने आपको। जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, लो होता जाता है। अब वहीं अगर मैं बात करूँ पेन के अंदर की, तो पेन का जो अंदर का प्रेशर है, एयर प्रेशर नॉर्मल है, ठीक है, जैसा ग्राउंड पे है, बट हाई एल्टीट्यूड पे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस बनेगा, मतलब जो पेन के अंदर है प्रेशर और बाहर के प्रेशर की अगर मैं बात करूं, जिससे प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, हाइयर बाहर की तरफ क्या है, ज़्यादा है और अंदर की तरफ कम है, जिस वजह से जो अंदर का पेन है वो लीक करेगा, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से होगा ये। तो क्या रीज़न आएगा इसका, बिकॉज ऑफ लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होता जाएगा, लो होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
बिकॉज ऑफ लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड द पेन। ठीक है, तो अब हमारे फिज़िक्स के भी 15 क्वेश्चंस हो गए, केमिस्ट्री के भी, बायो के भी, और अब हम करेंगे केमिस्ट्री के। ठीक है, आई होप आप साथ साथ खुद को इवैल्यूएट भी कर रहे हो। जो जो क्वेश्चंस में कमी रह रही है उन्हें लिख लेना और वो कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, और जो जो एक्सप्लेनेशन आपको लग रहा है कि ये चीज़ नई है और मुझे ये चीज़ याद रखनी है तो उस चीज़ को नोट कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अगर अब से पहले आपको वो चीज़ नहीं पता थी, अब जब वो चीज़ जानने को मिल रही है तो उस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट टाइम अगर आपके सामने वो क्वेश्चन आ जाए तो वो गलत नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, तो शुरू करते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड। इनके सबके एग्जाम्पल याद रखना। ठीक है, जो जो NCERT में गिवन है, मोनो के, न्यूट्रल के और एम्बिडेंटेड के। ठीक है, और देखो ऑप्शंस में वाटर, NH3, NO2 नेगेटिव, CrO4 नेगेटिव। देखो एम्बिडेंटेड के अगर मैं बात करूं तो इसके कुछ एग्जांपल्स है लाइक Cn नेगेटिव और NO2 नेगेटिव। उसके अलावा एक SCN नेगेटिव। ये तीन तो याद रखना। ठीक है, एम्बिडेंटेड के। अब इनमें से देखो कौन सा ऑप्शन है जो आपको ऑप्शन में गिवन है। अभी बताया मैंने NO2 नेगेटिव, तो ये NO2 नेगेटिव ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये दोनों भी याद रख लेना। H2O की अगर मैं बात करूं तो ये और उसके साथ ही NH3, ये भी दोनों किसके एग्जाम्पल है, मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड के। ठीक है, और CrO4 नेगेटिव ये बाइटेंडेड का एग्जाम्पल है। तो ये जो जो एग्जाम्पल मैंने बताए हैं वो याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर Mn2 पॉजिटिव आयन। एटॉमिक नंबर दे रखा है 25। तो सबसे पहले Z की वैल्यू हमें गिवन है 25। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो लास्ट वैलेंस शेल में 3d5 होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। D में हमें पता है 10 होता है सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4 5, 3d5 है तो 5 फिल कर देंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का, रूट, दूसरे पेन से लिख देती हूँ, रूट N इंटू N+2। ठीक है, BM इसकी यूनिट होती है। अब देखो N की वैल्यू क्या है, 5 है ना वैलेंस सब शेल में, N इज इक्वल्स टू 5। तो अब N की जगह 5 पुट कर दो, क्या आ जाएगा, √5 इंटू 5+2, 5+2 7 इंटू 5, √35 आ गया। इक्वल होगा ये 5 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो Mn2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3d5 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स d5 है। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, रूट N इंटू N+2। N क्या है, 5। N की वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 5 पुट कर देंगे। BM इसकी यूनिट है। अब 5 पुट करेंगे तो 5 इंटू 5+7, 5+2 ये 7 हो जाएगा, 7 इंटू 5 35, तो √35 आ जाएगा, जो किसके इक्वल होता है, अप्रोक्स 5 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, जिसमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फिर अपना ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मेन कॉज बताना है अपने को। ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इसमें जो शील्डिंग इफेक्ट होता है 4f इलेक्ट्रॉन्स का, वो बहुत पुअर होता है या नेग्लिजिबल आप बोल सकते हो। तो ऑप्शन हमारे इफेक्टिंग शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव नहीं होता, वो या तो पुअर होगा या नेग्लिजिबल होगा। नेक्स्ट इज नेग्लिजिबल शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, यस यही हमारा करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5d इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा करेक्ट होगा अपना, ऑप्शन बी, नेग्लिजिबल शील्डिंग इफेक्ट, या फिर पुअर भी दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ NiCO4। ये चीज़ मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, IUPAC अच्छे से सीख लेना। नहीं आता तो एक पूरा यूट्यूब पर सर्च करना IUPAC नोमेनक्लेचर। इस चैप्टर से रिलेटेड कोऑर्डिनेशन में भी पूछा जाता है और
ऑर्गेनिक में भी। तो IUPAC वाला टॉपिक अच्छे से करके जाना, ठीक है। तो NiCO4 की अगर मैं बात करूँ तो देखो ये क्या है, यहाँ पे न्यूट्रल मोनो डेंटेट लिगेंड है CO4। तो यहाँ पे इसका करेक्ट IUPAC क्या बनेगा, टेट्रा कार्बोनिल निकल, ठीक है, 0, क्योंकि ये मोनोडेंटेट है, न्यूट्रल है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा अपना, ऑप्शन सी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन तो आपका गलत नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन बोथ ब्रास एंड ब्रॉन्ज। कौन सी है इनमें से जो दोनों में कॉमन है। ये क्या है, एलॉयज है। एलॉयज क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अब ब्रास की अगर मैं बात करूं तो ब्रास किस किस से मिलकर बनता है, कॉपर से और जिंक से, ठीक है, ये याद रखना आप। वहीं अगर मैं बात करूं ब्रोंज की तो ब्रोंज किस से मिलकर बनता है, कॉपर से और उसके साथ एसन मीन्स टिन से। अब कॉमन क्या है इसमें, कॉपर, तो ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक बताना है इनमें से। ऑप्शंस क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Sc3 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव। देखो याद रखना जो डायमैग्नेटिक होते हैं कैसे पता करते हैं हम कौन सा डायमैग्नेटिक है, तो डायमैग्नेटिज्म के लिए N की वैल्यू 0 होनी चाहिए। N क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, पेयर्ड होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, 0 होनी चाहिए इसकी वैल्यू। अब अगर मैं बात करूँ गिवन ऑप्शंस में से तो जो Sc3 पॉजिटिव है, खुद लिख के देखना इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तभी समझ में आएगा एग्जैक्ट, ठीक है। देखो अब मैं सबकी बात करती हूँ, अगर मैं बात करूँ Sc3 पॉजिटिव की तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वैल्यू होती है 0, और वही हमें चाहिए डायमैग्नेटिज्म के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी। बाकी आप सबकी लिख के देखना, ठीक है। Cu2 पॉजिटिव की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए 1 होती है वैल्यू, जब आप देखोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो वो वैल्यू बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। और Fe3 पॉजिटिव में 5 होंगे और Mn2 पॉजिटिव में भी 5 होंगे। ये खुद करके देख लेना, मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया, ये आना चाहिए अगर आपका आंसर सही है तो, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स की बतानी है मोस्ट कॉमन और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो देखो याद रख लेना ये तो, ठीक है, याद होनी चाहिए। जो इलेक्ट्रॉनिक वो होती है ना इनकी ऑक्सीडेशन, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ तो +3 होती है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी। लैंथेनॉइड्स जो होते हैं ये 4F में आएंगे ग्रुप में। अब ये होते कहाँ से कहाँ तक है, सीरियम से लेके ल्यूटीजियम तक, ठीक है। इसका 58 है एटॉमिक नंबर और ल्यूटीशियम का 71, यहाँ से यहाँ तक होते हैं, ठीक है। कुछ जो एलिमेंट्स है वो एबनॉर्मल बिहेवियर भी शो करते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है टोटल एलिमेंट कितने होते हैं इसमें, 14 लैंथेनॉइड्स में, ठीक है। ये बता दिया मैंने कहाँ से कहाँ तक इसका नंबर जाता है। बाकी इसका मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है पोटेशियम डाइक्रोमेट में। इसके लिए आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, K2Cr2O7, ठीक है। तो क्या होती है, +6 होती है। इसके ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखना ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा होता कि CrO5 में बताओ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो इसमें क्या है इसकी +6, ठीक है। ये कुछ है जो आप याद रख लेना, एक तो CrO5 का, एक पोटेशियम डाइक्रोमेट मीन्स K2Cr2O7, ठीक है। इसमें क्या था ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +6, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा एक और याद रख लेना KMnO4 वाला, ठीक है, इधर लिख देती हूँ KMnO4। इसमें आपसे मैंगनीज की पूछी जा सकती है, ये 4 है इधर, Mn की पूछी जा सकती है। इसमें कितनी होती है +7, ठीक है, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट।
ये 3 याद रख लेना एग्जाम्पल, K2Cr2O7, CrO5 और KMnO4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू मोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की तरह क्यों काम करते हैं मोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स? तो ड्यू टू देयर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एबिलिटी टू प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। यस, यही मेन रीज़न होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है और मेन रीज़न क्या है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। ड्यू टू हाई डेंसिटी, देयर मैग्नेटिक नेचर, कलर्ड आयंस, ये इसका मेन रीज़न नहीं होते इनमें से कोई सा भी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Zn, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये तीनों नॉट जनरली कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स। इन्हें हम जनरली ट्रांजिशन मेटल्स में कंसिडर नहीं करते। इसका क्या रीज़न है? सॉफ्ट मेटल्स होते हैं या फिर कंप्लीट डी ऑर्बिटल्स होता है ग्राउंड स्टेट में, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, और दे डू नॉट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स और दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, डी सबशेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब डी ब्लॉक के अंदर आते कौन कौन से? 3rd से 12th ग्रुप तक। जो 12th ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन कौन से होते हैं नॉन ट्रांजिशन में? जिंक, कैडमियम, मरकरी। अभी बताया ना, Hg लिखते हैं मरकरी को। ये तीनों क्या है, इन्हें हम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में लेते हैं। और इसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि इनके पास कंप्लीट डी ऑर्बिटल होता है ग्राउंड स्टेट में और ऑक्सीडेशन स्टेट भी कॉमन होती है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांजिशन मेटल आयंस आर ऑफन कलर्ड, दिस इज ड्यू टू। जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं आयंस, वो कलर बिहेवियर किस वजह से शो करते हैं? डी ट्रांजिशन। बट देखो इसके ना कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, लाइक जो कलरलेस होते हैं, जैसे Sc3 पॉजिटिव हो गया, Ti4 पॉजिटिव या Cu पॉजिटिव, ठीक है। अब इनके याद रख लेना, क्योंकि ये क्या है, कलरलेस होते हैं। कलरलेस क्यों है? क्योंकि इनमें डी ट्रांजिशन एब्सेंट होती है। तो मेटल आयंस कलर क्यों शो करते हैं? डी ट्रांजिशन की वजह से। और जिसमें कलरलेस है, जो इनमें से दे के ये पूछ लेंगे इनमें से कौन सा कलरलेस है, ठीक है। कोई एक इनमें से दे देंगे, बाकी कलर्ड दे देंगे। तो इनका याद रख लेना, कलरलेस है ये। किस रीज़न पूछ लिया तो इनमें कोई डी ट्रांजिशन प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए, ठीक है। Next question is an element is considered as transition element, D block element, when its atomic or ions contains an incomplete। किसे बोलते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट? डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक वालों को n, जिसमें n-1 डी सब शेल जो होती है वो इनकम्प्लीटली या पार्शियली फिल्ड होती है। कौन सी? डी। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी है, याद होनी चाहिए तो आपको। n-1 D1 to 10 NS0 to 2, ठीक है। ये है जनरल। बाकी मैंने आपसे पहले भी बोला था S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक में भी लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड, सब की जनरल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कई बार सीधा जनरल पे क्वेश्चन आ जाएगा, कोई पर्टिकुलर आपको नाम नहीं देगा, बस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताओ, तो वो आपकी सबको पता होनी चाहिए। ज़्यादा तो है नहीं, बस SPD F के अंदर लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड कर लेना, ठीक है। तो कर लेना ये वाली चीज़। तो ट्रांजिशन मेटल्स की पूछे इसने, तो बता दी मैंने कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स की भी कर लेना, लाइक क्रोमियम, इसकी कर लेना कई बार, क्योंकि एक्सेप्शन में आते हैं, पूछ लेते हैं इनकी। मोलिब्डेनम हो गया, टंगस्टन हो गया, और इसके अलावा निकल, ठीक है, लेड और प्लेटिनम, सिल्वर, इनकी और कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन। आई होप अब तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। उसके साथ ही आप हर क्वेश्चन को साथ साथ इवेल्युएट भी कर रहे होगे, खुद का एनालाइज भी कर रहे होगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, किस चीज़ में आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है,
और अपनी कमज़ोरी से डरो मत, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम है, तुम सुधार सकते हो, बिल्कुल सुधार सकते हो, बस इम्प्रूवमेंट करने की चाहत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। इनमें से कौन सा है जो हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करने का मेथड है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कोहल, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन एंड बोथ ए एंड बी। हमें बताना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हाइड्रोलिसिस से बनता है, अल्कोहल के हाइड्रोलिसिस से बनता है, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स से भी बनता है हेलो एल्केन्स, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन से किसकी फॉर्मेशन होती है, एल्कीन्स की होती है, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड अगर आपने पढ़े हो तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, ये दोनों से होता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन से एल्कीन्स की प्रिपरेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स विद सोडियम साइनाइड प्रोवाइड्स। देखो रिएक्शन क्या होगी, आर एक्स किसकी रिएक्शन बोली है, हेलो एल्केन्स की सोडियम साइनाइड के साथ NaCN, तो क्या बनेगा RCN प्लस Na, साथ में ये X इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह रिएक्शन होगी। तो इसमें पूछा है क्या बनेगा इससे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, नाइट्राइल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट रिएक्शन करके देख लेना, हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तो ये हमारे आज के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। 30 नहीं, आज हमने ज़्यादा कर लिए ना, पर सब्जेक्ट 15 क्वेश्चंस हमने किए हैं, तो आज हमने टोटल 45 क्वेश्चंस कर लिए। वो जो 2 दिन है उनमें पहले कंपनसेट करेंगे, साथ साथ जब तक मतलब 4 दिन तक आपके 5-5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है। साथ साथ आई होप आपको सारा समझ में आ रहा होगा। स्टिल अगर कुछ भी किसी भी तरह का डाउट रह जाता है किसी क्वेश्चन में, या आपको नर्सिंग, पैरामेडिकल या फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कुछ जानना है और उससे रिलेटेड कुछ डाउट आ रहा है, तो वो भी कमेंट्स में पूछ लेना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लगातार यही डाउट्स आते हैं कि दी फॉर्म कब निकलेंगे, फॉर्म कब निकलेंगे। देखो फॉर्म अपने टाइम पे ही निकलेंगे, फॉर्म के वेट में तुम अकेले नहीं हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। तो अभी ये जो मौका मिल रहा है ना, अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल रही है तैयार करने की, तो उसको मत गवाओ, ठीक है। पूरा अपना ध्यान प्रिपरेशन में रखो, एग्ज़ाम जिस टाइम होना होगा वो उसी टाइम होगा। और इस चीज़ को लेके पैनिक भी मत हो कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा, एग्ज़ाम नहीं हो रहा, इस साल होएगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा भाई, हर साल होता है, ठीक है। तो सिर्फ तुम अपनी प्रिपरेशन पे फोकस रखो। बाकी कुछ भी डाउट्स हो कमेंट्स में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे।